हल समुच्चय, हिंदी में हल समुच्चय कहेंगे इससे। x जो 1 से बड़ा है इसको संतुष्ट करता है, 1 to इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बारे में पता है सबको अच्छी तरह से, ठीक है। ये एक सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जो इंटरवल्स हैं, अंतराल है, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मैं जल्दी से 4 समुच्चय जो हैं वो लिख देता हूं ताकि किसी से गलती ना हो, ठीक है। ये ओपन इंटरवल सेट सारे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो a और b के मध्य है। ये क्लोज इंटरवल सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो a और b के मध्य, इंक्लूसिव ऑफ a एंड b, a और b को शामिल करते हुए क्लोज इंटरवल। एक साइड हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड कहेंगे इसे। जिस साइड स्क्वायर ब्रैकेट है उस साइड का पॉइंट इसमें शामिल है, ठीक। यह है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मैं यहां पर यह बता दूं कि मैंने तो वर्टिकल लाइन, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलन। दोनों ही संकेत काम में लिए जा सकते हैं एक ही, ये जरूरी नहीं कि यही ले, ये भी ले सकते हैं। ए से बड़ा, बी से छोटा। ये भी हाफ ओपन है। वास्तविक संख्या का समुच्चय जो a या a से बड़ा हो या b से व b से छोटा। तो ये 4, इन चारों के अंदर a और b अंतिम बिंदु है। ये जो 4 है, चाहे अंतराल ये हो, ये हो, ये हो या ये, दोनों में a और b क्या है? टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। एंड पॉइंट्स कहलाते हैं ये, अंतिम बिंदु। क्या कहेंगे? एंड पॉइंट्स अंतराल के। ये बायां कहलाएगा और ये दायां। और अंतराल का जो कि हमें लंबाई चाहिए, अंतराल की लंबाई, ये भी कहीं काम में आ सकती है, होगी b-a। अंतराल किसी भी तरह का हो, अंतराल की लंबाई, लेंथ ऑफ इंटरवल जो है, इंटरवल की लेंथ b-a, ठीक है। खैर मुझे इसकी ज़रूरत थी, मैंने तो एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा सा। अब हम x - a, मान लो हमारे पास में x - a एक व्यंजक है, उसका हमें साइन चाहिए, ठीक है। इधर आ जाते हैं। x - 2, x के किस मान के? मैं अब एक तरीका बता रहा हूं जिससे हम असमीका जो का हल निकालेंगे। एक तरीका है ये, असमीका किसी भी तरह की हो सकती है, आसानी से हल निकाला जा सकता है उसका। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है जो सीखना है इसमें। x - 2 का मान धनात्मक हो, x के मान क्या होंगे? x के किस मान के लिए धनात्मक होगा? यहां से तो नजर आता है हमें, x अगर 2 से बड़ा हो, x - 2 धनात्मक होगा। हम इसी चीज को एक वास्तविक रेखा पर बता देते हैं। ये 0 0 किस x के किस मान के लिए होगा उसे यहां बता दिया, ठीक है। x के किस मान के लिए यहां बता दिया हमने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चूंकि इसके बिंदु, वास्तविक रेखा तो समझते हैं ना सब लोग, ठीक।
तो यहाँ पे शून्य बताने की ज़रूरत नहीं, हमें जो पॉइंट चाहिए केवल वो पॉइंट हम बता रहे हैं। हमें 2 से मतलब है, यहाँ पे 2 बता दिए। कहाँ 2 के दाईं तरफ जितने भी बिंदु हैं इस रेखा पर 2 से बड़े वास्तविक नंबर संख्या को बताएंगे। ये वाले बिंदु 2 से कम, 2 से छोटी जो वास्तविक संख्या है उसे बताते हैं। ठीक, तो यहाँ इस रेखा के बिंदु x के मान को बता रहे हैं, तो यहाँ x लिख लिया। एरो बनाने का मतलब x का मान, जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ, बाईं से दाईं तरफ चलते हैं x का मान बढ़ता जा रहा है। मतलब ये वाला बिंदु जिस वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है वो 2 से बड़ा है, और ये बिंदु 2 से छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक छोटी सी एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। तो इस तरह से इस वास्तविक रेखा का एक पार्टीशन हो गया, विभाजन हो गया। एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये, और एक ये बिंदु खुद, 3 हिस्से में बट गई ये वास्तविक रेखा। x हम क्या करते हैं, 2 से छोटे, इसके बाईं तरफ से शुरुआत करते हैं। x अगर 2 से छोटा है तो x माइनस 2 का क्या होगा, x माइनस 2 धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया। x अगर 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 धनात्मक होगा, तो यहाँ प्लस लिख लिया। हमने यहाँ पे क्या बताया, x माइनस 2 का चिन्ह बता दिया। तो इसका हल अगर हमें चाहिए तो इसकी सहायता ले ली हमने। इसका हल मतलब x के वो सारे मान चाहिए जिसके लिए ये धनात्मक हो। धनात्मक हमें यहाँ नज़र आ रहा है, x ग्रेटर देन 2, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका हल चाहिए हमें। अब ये असमीका हमारे द्विघातीय असमीका है, रैखिक नहीं है। अगर हम सीधा मतलब बिना इसकी सहायता से इसका हल निकालना चाहेंगे तो ऐसे सोचेंगे, जब ये दोनों धनात्मक होंगे तो संतुष्ट हो जाएगी, जब ये दोनों ऋणात्मक होंगे तो ये संतुष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब तो 2 केसेस बनते हैं, 2 स्थितियां हमारे पास में, दोनों धनात्मक। ये ऐसा नहीं करना है, मैं तो बता रहा हूं कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, या फिर x माइनस 2 धनात्मक ऋणात्मक हो, x माइनस 3 ऋणात्मक हो। यहां से हल निकाला, यहां से हल निकाला, इसको इन दोनों हलों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने का मतलब ये हमने यूनियन ले लिया उसका। ठीक है, और वो इसका हल हो जाएगा। अब इसकी सहायता से अगर इसको हल करना है तो हम एक काम करते हैं, इसका चिन्ह इस वास्तविक रेखा पर बता देते हैं कि x के किस मान के लिए धनात्मक होगा, किस मान के लिए ऋणात्मक होगा। ठीक, तो नीचे लिखते हैं यहाँ पर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का चिन्ह, इसके मान x के मान, इसके बिंदु x के मान को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ x लिख दिया, एरो बना दिया। ये 0 किन किन बिंदु के लिए है वो देख लिया। ये 0 है 2 के लिए, ये है 3 के लिए। तो इस रेखा पर 2 और 3 बिंदु ले लिए हमने। ये विभाजन हो गया इस वास्तविक रेखा का। लेफ्ट मोस्ट जो बाईं तरफ बिल्कुल है बिंदु, उसके बाईं तरफ से शुरुआत करेंगे हम लोग। ये मैंने अपनी तरफ से आदत बना ली है। ठीक, सो x जब 2 से छोटा होगा तो ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया। x जब 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, इन दोनों के बीच में, तो ये धनात्मक हो गया। x 2 से बड़ा होने पर, 3 से छोटा होने पर ये ऋणात्मक, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया।
तो x 2 और 3 के बीच में है तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगी। x जब 3 से बड़ा है तो दोनों धनात्मक, तो इनका गुणनफल भी धनात्मक। हल लिख लें आप यहीं से देखकर। हमें x के वो सारे मान चाहिए जिसके लिए धनात्मक है, नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हल समुच्चय लिखेंगे हम। हल समुच्चय -∞ से 2 तक, या x 3 से बड़ा या x 3 से बड़ा, तो यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक, मान लीजिए ये असमीका इस तरह की होती, x - 2 इंटू x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी की सहायता लेते हैं हम इससे से। ये संतुष्ट x के जिस मान के लिए हो, यानी x के जिस मान के लिए ये 0 या पॉजिटिव हो, 0 या पॉजिटिव हो वो, तो पॉजिटिव तो यहां से नजर आ ही रहा है हमें, 0 यहीं से देखना है हमें। तो x अगर 2 होगा तो ये 0, यानी ये 0 हो जाएगा, ये संतुष्ट हो गई। x जब 3 होगा तो ये 0, ये 0 हो गया, इनइक्वालिटी संतुष्ट हो गई। ठीक है, तो 2 और 3 भी इस हल में शामिल करना है हमें। ठीक, तो यहाँ इसका हल होगा -∞ से 2 तक, 2 को शामिल करना है। अभी तो हमने ओपन लिया था, इसमें यूनियन 3 भी शामिल करना है। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, अब मैं इसकी बजाय इस असमीका को हल करना है, इसको। इससे तो अलग ही है बिल्कुल। ये परिमेय असमीका कहलाती है। नाम भी बता दूं मैं साथ में, अपरिमेय परिमेय, परिमेय असमीका है। असमीका तो नजर आ रही है इस चिन्ह की वजह से, ठीक है। और ये परिमेय रैशनल फलन है, परिमेय फलन है ये पॉलिन। ये द्विघातीय, तो द्विघातीय असमीका कहलाएगी ये। और अगर इसको बहुपद के हिसाब से लेते हैं, पॉलिनोमियल के हिसाब से लेते हैं, तो ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी या बहुपद ये असमीका कहलाएगी। बहुपद असमीका। अब क्वाड्रेटिक के हिसाब से मतलब जैसा ये फलन होता है उसी तरीके का नाम इस असमीका का हो जाएगा, ठीक है। जो नाम पहले हमने रेखिक ली थी, रेखिक, लेकिन उसे बहुपद भी कह सकते हैं, उसे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं। ये भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी नहीं है। परिमेय फलन कैसा होता है? पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, बहुपद और बहुपद अपन बहुपद की रूप के जितने भी फलन होंगे वो परिमेय फलन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये परिमेय फलन है, परिमेय असमीका हो गई। इसका हल निकालना है, इसकी मदद से ले लेंगे। हमें तो ये सोचना है कि जब ये दोनों धनात्मक होंगे ये धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होंगे ये ऋणात्मक, इन दोनों में से एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो ये ऋणात्मक होता है। तो इसका चिन्ह हम वास्तविक रेखा पर बता देते हैं, बिल्कुल जो किया था हमने। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, ये लिख लिया x-2 अपॉन x-3 का चिन्ह। ये 0 है 2 के लिए, ये 0 है 3 के लिए, दोनों बिंदु हमने यहाँ बता दिए। वैसे के वैसे ही 2 के बाईं तरफ ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में x 2 से बड़ा है
3 से छोटा है, 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। 3 से बड़ा होने पर x, ये दोनों पॉजिटिव, क्वोशिएंट पॉजिटिव हो गया। इसका चिन्ह, इसका हल हो गया -∞ से 2 यूनियन 3 से। अब ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिस x के लिए 0 है उसे भी इसमें शामिल करना है, अभी नहीं किया है हमने, तो सिर्फ पॉजिटिव के हिसाब से लिखा है ये। तो ये 0 तब होगा जब ये 0 होगा, यानी 2 इसका एक हल है, 2 को शामिल करना है। ये देखिए ये शामिल हो गया। अब मैं चाहूँगा सब, एक इनइक्वालिटी मैं लिख रहा हूँ, सब लोग जल्दी से सॉल्व करके उसका हल मुझे बताएं, ठीक है। इसी के ऊपर लिख देते हैं x - 1 इंटू x - 3 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 3 इसमें फैक्टर्स ले लिए मैंने। ये परिमेय असमीका है, रैशनल इनइक्वालिटी। इसका सॉल्यूशन वास्तविक रेखा पर इसका चिन्ह देखकर बताना है, ठीक। जल्दी से बताइए मुझे। हाँ, आंसर निकल गया। हो गया, गुड। देखें, मुझे दे दो कॉपी, मैं देख लूँगा। आप सबसे तो रिमोट एरिया पर जो लोग हैं, गुड, अच्छा लग रहा है सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, गुड। पहले पढ़ा है, पढ़ा हुआ है पहले से। हाँ, कुछ लोगों का पढ़ा हुआ होगा, तो थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ा देते हैं इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। जिन लोगों ने ये कर लिया है वो इस प्रश्न का उत्तर दें। x - 2 की पावर n, कैपिटल Z हम पूर्णांकों के समुच्चय के लिए काम में लेते हैं। ये पूर्णांकों का समुच्चय है। कुछ लोग i लिखते हैं अगर, लेकिन ज़्यादातर लोग Z काम में लेते हैं, तो मैं Z ही काम, और मैं Z ही काम में लेता हूँ। इंटू x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका हल चाहिए हमें। तो जिन लोगों ने ये कर लिया है वो इसे ट्राई करें। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें कि ऐसा नहीं है, कंडीशनल वे में आता है, कुछ शर्त के साथ इसका हल, कि अगर ऐसा हो तो ये हल होगा, ऐसा हो तो ऐसा हल होगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि एक्यूरेसी आए इसमें। चले, तब तक मैं ये समझा देता हूँ। इसमें ये 0 है x बराबर 1 के लिए, ये 3 के लिए, -2 के लिए, तो ये तीनों बिंदु हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। एक चीज़ मैं बता दूं कि हम सिर्फ हल ही ढूंढ रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं। अब मैं यहाँ पे 200 कर दूं तो ऐसा नहीं है कि सबकी आदत ये होती है कि जब हम इस पे पॉइंट्स मार्क करते हैं, तो अगर ये डिस्टेंस 1 है तो और ये 2 है, तो ये दुगनी डिस्टेंस पे होगा बिंदु, है ना।
हमें यहाँ पर वो करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव पोजीशन, सापेक्ष स्थिति में करेक्शन मतलब ठीक होनी चाहिए। 1 -2 से बड़ा है, दाईं तरफ लिखना है। 3 1 से बड़ा है, 3 1 के दाईं तरफ लिखा जाएगा। ये स्पेसिंग जो अंतर है वो बराबर का रहे, ताकि हमें देखने में जो है अच्छा लगे हमें। और हम अपनी स्केल कैसे भी ले सकते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं, ये मत सोचिए कि मैंने ये गलत मार्किंग की है। ये स्केल की चॉइस तो हमारी होती है ना, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी स्केल ले सकते हैं, तो देखने में सुंदर लगे, हमें एकदम से रिजल्ट सामने नज़र आए, इसलिए ये स्पेसिंग हम बराबर रखते हैं। ठीक है, ये मार्क कर लिया हमने। -2 से अगर छोटा है x तो तीनों ऋणात्मक होंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये इफेक्ट इसका पूरा ये क्वोशिएंट होगा नेगेटिव। -2 से बड़ा होने पर ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन x अगर 1 से कम है ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव। x अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। x जब 3 से छोटा है तो ये 1 और 3 के बीच में ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हुआ। x जब 3 से बड़ा है तीनों नेगेटिव, तो क्वोशिएंट पॉजिटिव। तो हल देखना है तो हल में सिर्फ पॉजिटिव या ज़ीरो, ज़ीरो यहीं से देखेंगे, पॉजिटिव यहाँ से नज़र आ रहा है, तो हल इसका होगा -2 से 1 तक। पहले मैं पॉजिटिव के हिसाब से लिख रहा हूँ हल। x जब -2 1 के बीच में या 3 से बड़ा, ये ज़ीरो, अब ज़ीरो x के जिस मान के लिए ज़ीरो है वो, और उसके वो हल भी इसमें शामिल कर लें। 1 के लिए 0 हो जाएगा, 3 के लिए, तो 1 और 3 दोनों शामिल करना है हमें, ये हो गया शामिल। ठीक, ये हल उसका हो गया। चलिए इसका हल निकाल दिया है तो मुझे बता दें, जिन्होंने मुझे सबसे पहले दिखाया था, नहीं किया। ओके, हाँ, कोटा से आप लोगों ने ये वाला प्रश्न कर लिया जो अब नज़र आ रहा है सामने, नहीं किया। चलिए, आप क्या बात करना चाहते हैं? जिला परिषद कोटा, सॉरी, हाँ, उनको भी तो जा रहा होगा, नहीं जा रहा है। जिला परिषद कोटा से कुछ पूछना चाह रहे थे आप? चलिए, अच्छी समझ में आ रहा है आप लोगों के? माइक तो ले लीजिए, मेरे को वैसे समझ में नहीं। माइक, कोई भी माइक ले लीजिए। कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाँ सर, ये रेखा में अपन ने 1 के और 3 के बीच में 1 के 3 के बीच में पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं लिया? अच्छा, चिन्ह इसका देखते हैं। x जब 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो x -1 किस तरह का धनात्मक होगा या ऋणात्मक? बोलते भी जाइए आप साथ में, जिन्होंने प्रश्न किया धनात्मक प्लस। ओके, x -3 ये भी धनात्मक। धनात्मक कैसे हो जाएगा? जब x 1 और 3 के बीच में है तो x -3 क्या होगा? ऋणात्मक। क्यों होगा सर ये? चलिए, x -3 धनात्मक होता है जब x 3 से बड़ा होगा। देखिए, नजर आ रहा है? तो x 3 से छोटा होगा तो x -3 ऋणात्मक होगा ना? हाँ, तो ये ऋणात्मक। x +2 तो धनात्मक है ही है, तो ये क्वोशिएंट ऋणात्मक हो गया। ठीक, ओके, समझ में आई। और कोई समझ में आ रहा है? जिला परिषद कोटा हो गया। चलिए, और कोई क्वेरी है? ठीक है, हाँ, तो मैं इस प्रश्न पे था
हो सकता है कि शुरुआत जो मैंने की हो थोड़ा सा पढ़ा हुआ, किसी ने सोचा क्या अजीब सा ठीक ठीक चल रहा है, कुछ है ही नहीं खास, है ना। जिला परिषद उदयपुर, कुछ पूछना है तो माइक ले लीजिए। क्या पूछना है कुछ इनको? कुछ नहीं, चले लगा दिया तो मैं पूछ लूँ इनसे, समझ में आ रहा है या नहीं? माइक लेकर बताएं। थोड़ा ऐसा आ रहा है सर। चलिए, गुड, होप अच्छे से करिएगा, अच्छी सी रैंक आएगी सबके। चलिए, बोलने नहीं दिया, कोई बात नहीं, वैसे बात कर सकते हैं रात को 8 से 9 के बीच में। चलिए, हाँ, इस पर आ रहे हैं, इसका हल। तो तरीका तो हमारा वही रहेगा, लेकिन हाँ, हो चुका तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं शुरू कर देता हूँ कि मैं वक्त नहीं दे सकता अब। और यदि n सम हो तो ये, और विषम हो तो ये आ गया, बस सम और विषम ये दो ही चीज का हल आया है ना। अभी इसमें कमी है थोड़ी सी, देखो क्या, चल थोड़ी सी कमी है, ठीक है। n सम हो गया, ठीक है। सम में भी अब अगर मैं सम लेता हूं, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज की कमी रह गई इसमें। इसके चिन्ह की बात करें हम, चिन्ह में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि x माइनस टू ये चूंकि सम है, ये अगर नेगेटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव है तो भी ये पॉजिटिव होगा। तो इसका चिन्ह इस पर निर्भर करेगा। अगर ये शून्य नहीं है तो जीरो जो है ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर ये जीरो नहीं है तो इसका चिन्ह इसके चिन्ह पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो n सम में ये जीरो है 2 के लिए, ये जीरो है 3 के लिए, मैं यहां पर लिख लूं x माइनस 2 x माइनस 3 का चिन्ह। x अगर 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव, तो इसका चिन्ह इससे तो फर्क पड़ने वाला नहीं। इसको देख लें कि तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही रहना है। तो x अगर 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव। 3 से छोटा, अब क्योंकि ब्लॉक तो बनाने ही है हमें, यहाँ पर 3 से छोटे दो ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ दोनों जगह प्लस लिखेंगे और यहाँ हमारा नेगेटिव आ जाएगा। सॉरी, मैं क्या उल्टा लिख गया हूँ, गुड। कभी कभी ऐसी गलतियां मैं करता भी हूँ ना, जानबूझ के भी कभी, और कई बार वैसे भी हो जाती, लेकिन हो जाती है तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि फिर वो एक पढ़ाने का एक, कई बार जानबूझ के भी करते हैं हम लोग गलतियां, ऐसी बात नहीं है, और कई बार हो जाती है तो फिर डिस्कशन में है ना वो काम में आ जाती हैं, ठीक। तो चलिए, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ कि x अगर 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, मैंने यहाँ लिख दिया। x जब 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव, क्योंकि दो ब्लॉक्स हैं तो दोनों में हमें नेगेटिव लिखना है, ठीक। अब इसका हल अगर देखें इस केस में, धनात्मक यहां से देख लेते हैं 3 से इन्फिनिटी, ठीक, और 0 यहां से देखना। x जब 2 होगा तो 0 होगा, 3 होगा तब तो ये 0 है तो ये 0 हो ही गया, तो 3 को तो शामिल करना ही है हमें। अब इसके अलावा x जब 2 है तो ये 0 होता है, पक्का। अगर n धनात्मक है तो 0, और n अगर ऋणात्मक है -2 -3 -4 -6 तो 0 नहीं है ये,
हाँ, भरतपुर से क्या पूछना चाहते हैं? सर ये सर ये एन सम क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सम संख्या नहीं समझते आप, सम पूर्णांक समझते हैं? सर, इसके लिए फिर विषम भी निकालेंगे एन। हाँ, विषम की स्थिति अलग आएगी। वो पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाए सम पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है सर। अगर n धनात्मक है, 0 रेज टू पॉजिटिव पावर इज 0, ये याद रखना। 0 रेज टू पॉजिटिव पावर पॉजिटिव हो 0 की तो वो 0 होता है, नेगेटिव हो तो नहीं 0 होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो n अगर ऋणात्मक हो, जैसे -2, -4, -6, ये सभी सम पूर्णांक हैं, सब सम। अगर ये है तो इस केस में जैसे ये x ये लेंगे -2 है तो ये 1/x -2, क्या ये 0 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो n अगर धनात्मक सम पूर्णांक है तो ये 0 हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे अब 2 केसेस बनते हैं, 2 स्थितियां बनती हैं। हल धनात्मक n जो है धनात्मक सम पूर्णांक, उस केस में 2 को शामिल करना होगा क्योंकि 2 के लिए 0 हो रहा है, तो 2 को शामिल इस तरह से करेंगे, एक सेट, क्योंकि ये तो अंतराल के रूप में है नहीं, समुच्चय जिसमें 2 है, ये हल हुआ। और n अगर ऋणात्मक सम पूर्णांक है तो हल होगा, अब तो ये लेना नहीं है, इसमें ये 0 होता ही नहीं है, बस एक ही के लिए 0 होगा, तो ये उत्तर हुआ। ये 0 होता ही नहीं है, बस एक ही के लिए 0 होगा। मैं इसे यहाँ से हटा दूं, तो इसके 2 केसेस हो गए। इसी तरह से जब विषम की बात चलेगी तो विषम में भी 2 होंगे, n विषम, ऋणात्मक विषम और धनात्मक विषम। 4 केसेस, 4 स्थितियां हैं इसकी, बाकी का काम कर लेंगे खुद। चलिए मैं बत फिर निकाल देता हूँ इसमें, या होमवर्क, क्योंकि कल जब मैं क्लास लूँगा तो सीधा इसका उत्तर बताऊँगा। अगर किसी का उत्तर मैच नहीं करता है तो मुझसे प्रश्न कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। तो ये तो हमारा क्या वो फिजिक्स से सर आ गए क्या राकेश वर्मा जी? मेरे ख्याल से उनका है, पूछ लीजिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? एक क्योंकि आज पहला दिन है तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बोर कर दूँ मैं। समझ में तो आ ही रहा होगा, मैं थोड़ा कैमरे के सामने भी करता हूँ जैसे कि वो दूसरों को लगे मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघातीय व्यंजक है, या फलन की बात करें तो फलन कह दें, व्यंजक कहना चाहें व्यंजक कह दें इसमें, राइट? अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये द्विघातीय हो, क्योंकि ए अगर 0 हुआ तो लीनियर हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो
अगर हम ये द्विघाती ही चाहते हैं तो साथ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इसके साथ ये लिखूंगा अगर मेरा मतलब ये है तो, ठीक है। और अगर कभी ये दे रखा हो ना, प्रश्न में दे रखे होता है ये क्वाड्रेटिक है और ये नहीं लिखा होता है, ये खुद को सोचना होता है कि ए का मान 0 नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये काम में आए कहीं पर। ठीक, अब हम इसका चिन्ह देखना चाहते हैं, एक्स के किस मान के लिए धनात्मक होगा, एक्स के किस मान के लिए ऋणात्मक। पॉजिटिव एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए, नेगेटिव किन वैल्यूज़ के लिए, और 0 तो सबने देखा ही होगा, फार्मूला पता है, सब निकाल लेते हैं उसमें। तो सबसे पहले मैं डी सबने पढ़ा होगा विद डिस्क्रिमिनेंट, जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी धनात्मक है तो क्या होगा, इसके दो मूल, दोनों मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट। तो मान लो मूल ले लेते हैं हम अल्फा व बीटा, अल्फा बीटा से कम ले लिया हमने। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने जो पढ़ाया है उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा है कि मैं इसका चिन्ह देखना चाहता हूँ, एक्स के किस मान के लिए धनात्मक और किस मान के लिए ऋणात्मक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी कंपटीशन ले लो इंजीनियरिंग का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ये जो मैं करा रहा हूँ। ये किसी के अंदर घुस सकता है, ये मतलब किसी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं इसको। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेईई के लिए ये, तो अच्छी तरह से करना है इसे, ठीक है। और ये जो चीज़ मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसको मतलब रटा हुआ भी है ना, मतलब ये समझ लिया और एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए चीज़ें, मतलब बिल्कुल रटा हुआ जिसको कहते हैं। खैर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही रट सा ही जाएगा ये। तो देखते हैं इसमें दो मूल, तीन ही स्थितियाँ होती हैं इसके लिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, मतलब मूल जो है डिस्टिंक्ट हो गए, रियल हो गए। इसमें D0 जिसमें दोनों मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, और D नेगेटिव जिसमें इसके मूल काल्पनिक हो गए, ठीक है। सो अगर ये हो तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, bx प्लस सी बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा। मैंने अल्फा को बीटा से कम लिया, या यूं कह सकते हैं कि इसके दो मूल हैं, जो छोटा वाला मूल है उसको मैंने अल्फा कह दिया, जो बड़ा मूल है उसे बीटा कह दिया, ठीक है। ठीक, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, मूल का मतलब x का वो मान जिसके लिए ये 0 हो जाए। तो अल्फा के लिए अगर ये 0 होता है, अल्फा अगर इसका मूल है तो अल्फा के लिए 0 हो रहा है। जब अल्फा x बराबर अल्फा के लिए अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर, इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय पढ़ी होगी, फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है। अगर a मान लो इसमें 1 रखते हैं, ये 0 हो जाता हो, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ये पता है ना। तो जब ये दो मूल लिखे तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हो गया, बीटा इसका मूल है इसलिए बीटा के लिए 0 हो रहा है, तो x माइनस बीटा इसका एक फैक्टर हो गया। ये दो फैक्टर तो पता चल गए, क्वाड्रेटिक है, दो ही फैक्टर होंगे इसके। एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, यहाँ पर तो आता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, दोनों के मूल एक से ही हैं। ये बराबर, मतलब इसको इससे रिप्लेस करना है तो एक a से और गुणा कर लिया हमने, तो अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक जो है a हो गया, जो यहाँ पर है, इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी सर्व समीका हो गई। सर्व समीका वो एक समीकरण होता है, सर्व समीका के लिए कभी 3 लगाते हैं, मगर ये भी लिख लेते हैं। सर्व समीका एक समीकरण जो x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती हो। x का कोई भी मान इसमें रखो, जो मान इधर आता है वही मान इसका इधर आएगा, इसलिए यानी जब भी ज़रूरत हो अब इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका चिन्ह जो है इस स्थिति में इस पर निर्भर करेगा। मैं एक काम करता हूं इसमें कि जितने भी रिजल्ट्स हैं हमें
चिन्ह से संबंधित याद करने हैं वो इसके लिए याद करने हैं। अब मैं इसमें एक बदलाव लाता हूँ, जो रटना है हमें इसके संगत रटना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक अगर धनात्मक हो तो चिन्ह किस तरह से होगा, ठीक है। अगर ऋणात्मक हो तो जस्ट उसको अपोजिट कर लीजिएगा। इस केस में अगर पॉजिटिव करें तो इस केस के अंदर इसे नेगेटिव कहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी जो मैंने बताया था उसी हिसाब से ले लेते हैं। ये 0 है x बराबर अल्फा के लिए, 0 है x बराबर बीटा के लिए। रियल लाइन ले ली हमने, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा लिखा, अल्फा बीटा से छोटा है, लेफ्ट में बाईं तरफ लिखा है हमने। इसमें ये पार्टीशनिंग विभाजन हो गया इसका। ये तो धनात्मक है तो इसका चिन्ह इसी पे निर्भर करता है। x जब अल्फा से छोटा है ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। x जब अल्फा से बड़ा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। अगर x अल्फा बीटा से छोटा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। x बीटा से बड़ा होने पर ये दोनों पॉजिटिव। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं सीधा कर रहा हूँ, तो एक काम करिएगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, किसी ने पूछा था तो मैंने ये बताया था x माइनस अल्फा धनात्मक होगा अगर x अल्फा से बड़ा है, x माइनस अल्फा ऋणात्मक नेगेटिव होगा अगर x अल्फा से छोटा होगा, ठीक है। यही चीज़ें तो देखते हैं। अब यहाँ से पता चल रहा है ना, याद क्या करना है, बस इतना सा याद कर लो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, अल्फा और बीटा रूट हैं, ये मूल है, मूल के बीच में नेगेटिव, मूल के बीच में नेगेटिव और मूल के आउटसाइड पॉजिटिव। ये अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि बार बार ये हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, ना करनी भी नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई प्रश्न है कहीं से? ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा इसको, ठीक। अब चलिए दोनों मूल बराबर वाला केस ले लें। हाँ, आगे क्या करना, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ ये पूरा साइन का, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं।